हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो जो पेंडिंग एनालिसिस है बिकॉज ऑफ एपीएससी मेंस ऑफ दिस ईयर जो 11, 12 और 13 को था। तो हमारे इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर जो हैं जो कि ऑलरेडी आपके सिलेक्शन को अचीव कर चुके हैं पास्ट में, फिर भी बार बार एग्ज़ाम देते हैं। क्यों? ताकि हम जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको चीज़ों को बेटर तरीके से समझा सके, खुद भी जो हीट ऑफ द मूवमेंट है उसको फील कर सके और स्टूडेंट को बेटर गाइड कर सके। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। और सिलेबस का हम सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे फॉर 7 to 10 days, क्योंकि सिलेबस जो है वो गूगल मैप की तरह है जो हमें सही डायरेक्शन दिखाएगा। जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है एग्ज़ाम में, वो समझने के लिए सिलेबस समझना काफ़ी ज़रूरी है। और जब सिलेबस समझ जाएंगे, उसके डिफरेंट हम कीवर्ड्स को समझ जाएंगे, उसके बाद हम जो है उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे और उसी हिसाब से आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो कंप्लीटली एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस का काफ़ी अनुभव रहा है, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का। ऐसे राइटिंग भी प्रोवाइड की जाएंगी और वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किया जाएगा। प्लस आपको रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इन हाउस लाइब्रेरी में भी फैकल्टी अवेलेबल रहेंगे जो आपका जो डाउट है ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देंगे। तो आज हम दो आर्टिकल कवर करेंगे, एक आपका मोरक्को और मडागास्कर। तो दो देश है, एक मोरक्को, एक मडागास्कर, जिसमें जेंजी जो प्रोटेस्ट है वो देखा जा रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट है इसका हम एक रिपल इफेक्ट देख सकते हैं। इंडोनेशिया में हो, देन आपके नेपाल में हो, फिर बांग्लादेश में हो या फिर श्रीलंका में हो। तो क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी है इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ नेशन कि जो यूथ है वो भड़क गए हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो क्या सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेस हैं, उनको हम बेटर तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान डिप्लोमेटिक टाइज। तो ये दो जो आर्टिकल है मैं इसको कवर करने वाला हूँ अभी, और डिटेल में कवर करूँगा ताकि आपको डिफरेंट चीज़ों का आइडिया लगे और ये क्वेश्चन सीधा सीधा ना भी पूछा जाए तो भी आप क्या है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ को समझ के डिफरेंट अदर पेपर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऐसे पेपर हो, जीएस पेपर 1 सोसाइटी हो, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस हो, आईआर हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जीएस पेपर 3 में, फिर जीएस पेपर 4 में आपका एथिक्स हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है। तो मेन तो हमने ये देखा कि जनजी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अभी जनजी प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, जनजी टर्म का जो मीनिंग है वो क्या है? तो जनजी उन्हीं जो पॉपुलेशन है या फिर यूथ है उनको कहा जाता है जिसका जन्म आपके 1996 के बाद हुआ है, 97 से लेके 2012 तक का। और ऐसे भी हम देख सकते हैं जिनका एज जो है वो बिलो 35 है। तो इस तरीके के जो यूथ होते हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि अपने जो कैरियर के पिक एज में होते हैं। तो जब एक देश में आपका जो जनजी है या फिर जो आपके यूथ है उनका एस्पिरेशंस जब फुलफिल नहीं होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होना, एजुकेशन बेटर ना होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना मिलना, अगर मिले तो भी डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना मिलना, पॉवर्टी का ज़्यादा होना, तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, पॉलिटिकल टेंशन को फ्यूल करती है और उससे क्या है आपका जो वायलेंट प्रोटेस्ट है वो देखा जाता है, लाइक रिसेंटली सीन इन नेपाल एंड मोरक्को एंड मडागास्कर। तो इस बार क्या है आने वाले समय पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो हो क्यों रही है। तो मोरक्को में अगर देखें तो उसमें आप देख सकते हैं 10 डेज, ओवर 10 डेज प्रोटेस्ट चल रहा है इन मल्टीपल सिटीज़।
तो क्यों आपका जो ये ट्रिगर है ये हुआ है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? तो इसमें एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। 36% जो यूथ है 15 to 24 एज के वो अनएम्प्लॉयड है। तो 36% यूथ अनएम्प्लॉयड होना इसका मतलब है कि जो यूथ है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। फिर पर कैपिटा जो जीडीपी है वो भी काफ़ी कम है। देन अगर आप देखें तो अदर रीज़न अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं जो पॉवर्टी है, स्पेशली मडागास्कर में अगर देखें तो पॉवर्टी 75% है। फिर आपकी जो पॉपुलेशन है अंडर 18, उनके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो देखा गया है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर पॉवर्टी हो जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा भी अगर आप नेपाल में देखें तो जो इलीट है उनको अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये जो मोरक्को है, मडागास्कर है, इसमें भी इलीट का प्रॉब्लम है, इलीट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर नेपो किड का जो प्रॉब्लम है जो नेपाल में भी था। फिर आप इसमें देख सकते हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ओके, जो सहूलियत है, सोशल सिक्योरिटी है, लोगों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इसी वजह से क्या है, आपका जो प्रोटेस्ट है वो देखा गया है इन नेशंस में टू ओवरटर्न द गवर्नमेंट, टू चेंज द पॉलिटिकल रजीम, ताकि एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज नेशन में लाई जा सके। पास्ट में भी अगर हम देखें तो डिफरेंट रीजन में क्या है, जैसे 2010 में हांगकांग में प्रोटेस्ट देखा गया था। इवन हम अपने देश में भी अगर देखें तो 1970s में जो प्रोटेस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। तो ये सब चीज़ों की वजह से अभी जब हाई इन्फ्लेशन होगा, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो उससे लोग क्या है अपना लाइफ को ही नहीं जी पाएंगे। तो तब गवर्नमेंट होने का क्या मतलब रहता है? तो इसीलिए क्या है, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट धावा बोल देते हैं और उससे प्रोटेस्ट होता है। तो डिफरेंट समय पे अभी ध्यान रखिएगा, जनजी प्रोटेस्ट हो या पास्ट के प्रोटेस्ट हो, सभी प्रोटेस्ट का, या फिर आप अगर देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें, अमेरिकन रेवोल्यूशन देखें, तो सभी में कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, जैसे इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, इलिटिज्म, over or excessive bureaucratization that leads to bad governance, या फिर नॉन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन, या फिर अनअकाउंटेबिलिटी। तो ये सभी क्या है, कुछ कॉमन मुद्दे हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को हमें मिलता है। तो कहीं भी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो, वायलेंट प्रोटेस्ट हो, उसके पीछे यही सभी जो कारण है वो जिम्मेदार रहते हैं। तो अभी आप कहीं भी देख लीजिए, वियतनाम में हो या फिर आपके साउथ अफ्रीका में हो या फिर ईस्टर्न यूरोप में हो, या फिर जो अरब स्प्रिंग हुआ था 2010 में इन वेस्ट एशियन कंट्रीज, टूनिशिया से स्टार्ट हुआ था, टूनिशिया से स्टार्ट होकर मोरक्को और डिफरेंट अदर रीजन में ये स्प्रेड हुआ था। तो इन जो रेवोल्यूशंस है, जो अरब स्प्रिंग है, जो मूवमेंट है by the population, whether it is led by the Chanjis or by the different other population, चाहे वो women हो, चाहे आपके youth population हो, या फिर कोई आपके अलग कोई भी हो, मतलब, या फिर फार्मर प्रोटेस्ट हो, कुछ भी प्रोटेस्ट हो, उसमें आपका यही सब रीज़न रहता है। अनफेयरनेस रहना, इक्वालिटी ना रहना, सहूलियत ना रहना, ट्रांसपेरेंसी ना रहना, बैड गवर्नेंस का होना, पावर का मिस यूटिलाइजेशन होना, पब्लिक मनी का मिस यूटिलाइजेशन होना। तो ये सभी रीजन क्या करती है, देश को इनस्टेबल करती है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट को, हर रीजन के गवर्नमेंट को ये सीख लेनी जरूरी है कि हर देश में जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट है, दैट नीड्स टू बी एंश्योर्ड। तो ये तीन चीज़ों को एंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज, बेटर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, देन कल्चरल रिकॉग्निशन। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपका सेफ है तो कंट्री सेफ है, कंट्री स्टेबल है। ओके, अभी नेक्स्ट अगर देखें चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू, तो अभी क्या इशू देखा गया है, रिप्रेशन एंड क्रैकडाउन। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन में जो प्रोटेस्टर्स है उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, वॉयलेंस करती है, तो पॉपुलेशन भी भड़क जाती है। ऑब्वियसली भड़क जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन के पास बहुत सारा ग्रीवेंसेस है। तो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, उनको सुनना, समय के साथ उनको एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है।
बाकी जो आपकी रेवोल्यूशन होती है उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है लैक ऑफ लॉन्गिविटी, जो या लॉन्गिविटी या लॉन्जिविटी, जो एक लंबाई होती है वो कम देखी जाती है। फास्ट होता है और काफ़ी डिसेंट्रलाइज रहता है। कभी तो लैक ऑफ लीडरशिप भी रहती है कि पीपल स्पॉन्टेनियसली निकले, उन्होंने देश में पूरा हड़कंप मचाया, फिर मूवमेंट बंद हो गया और लीडरलेस हुआ, तो जो चेंज आने की संभावनाएं है वो कम रह जाती है। फिर से कोई पावर में आएगा, फिर से वही चीज़ें दोहराएगा। तो इसीलिए क्या करना है, बेटर लीडरशिप जो है वो ज़रूरी है। तो अभी जब इकोनॉमिक बैरियर्स क्या है, तो जो प्रोटेस्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी होने से। तो जो प्रोटेस्ट होता है वो अपने आप में रिस्की है, क्योंकि वो देश के जो आपके जो रिसोर्सेस है उसको बर्बाद किया जाता है प्रोटेस्ट में। तो इसीलिए प्रोटेस्ट में भी क्या करना है, प्रोटेस्टर्स को ये चीज़ें एक्चुअली ध्यान में तो कैसे रखेंगे, वो प्रोटेस्ट जब करते हैं तो किसी को होश नहीं रहता है। तो उससे क्या होता है कि खुद के जो रिसोर्सेस है उनको ही हम तबाह कर देते हैं बहुत समय पे, आम आदमी के हिसाब से। बाद में देखा जाता है कि जो हमारे पैसे से बना था उसी को हमने बर्बाद कर दिया। तो ये चैलेंज एक रहता है जो मूवमेंट होती है। लेकिन वही मूवमेंट अगर आपका चाहे पीसफुल हो या वायलेंट हो, तो वो क्या है, उसमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। और जो मूवमेंट है वो सस्टेनेबल मूवमेंट होना चाहिए। मतलब बहुत दिन साइलेंट थे, फिर वायलेंट इरप्शन हुआ एंड फिर से स्टॉप हो गया, तो उससे क्या है, चेंजेस नहीं आती है। इसीलिए क्या है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में चेंज लाने के लिए कंटिन्यूअसली पीसफुल जो रेवोल्यूशन है दैट नीड्स टू बी अनश्योर्ड बाय द सिविल सोसाइटी और बाय द यूथ और बाय द एनी अदर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप। फिर एक रिप्रेजेंटेशन का गैप जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो अभी इसमें क्या है, प्रोटेस्ट भड़कने का ये भी रीज़न हो जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो काफ़ी एजेड होती है, जो यूथ को नहीं समझ पाती है। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपके प्रोटेस्टर्स है उनके तरफ से कोई लीडरशिप नहीं रहता है। तो ये दो तरफा एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। फिर ग्लोबल फैक्टर अगर देखें तो ग्लोबल फैक्टर में ये होता है कि जो देश में इस तरीके के प्रॉब्लम देखे जाते हैं, जो रूथलेस लीडरशिप देखी जाती है, उसमें आपके जो डिफरेंट नेशन है उनको इसको चेक करने में मदद करनी चाहिए कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करनी चाहिए बाय डिफरेंट मीन्स। जिस तरह से सैंक्शन लगाया जाता है, तो सैंक्शन को क्या है, पॉजिटिव चीज़ों में लगाया जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट है अगर बढ़िया से काम नहीं कर रही है तो दूसरे देशों को वो कंसर्न लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जब दूसरे देश कंसर्न लेते हैं तो वर्ल्ड में एक पीस एंड स्टेबिलिटी का माहौल रहता है। फिर जो एक इंटरनल डिवीजन भी देखी जाती है मूवमेंट में, लीडर लिस्ट रहता है और कभी बहुत सारे लीडर आते हैं तो मूवमेंट को फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए क्या है, फ्रेगमेंट नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स है that is to achieve democracy, that is to achieve protection for fundamental rights, that is to achieve economic fairness और equality, social equality, cultural recognition। तो अगर मुद्दा सेम है तो उसमें फ्रेगमेंट क्यों होना है, स्प्लिट क्यों होना है? Okay, all the parties or opposition leaders or whether they are civil society organizations or armed population या फिर common population, they need to unite together and fight for the injustice। तभी क्या है, आपका एक स्ट्रांग जो ओपिनियन है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो टर्म है जेनजी क्या है, ऑलरेडी बताया। यूथ लेड एजिटेशन क्या होता है, जब आपके जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है वो जब आपके जो प्रोटेस्ट है वो करता है, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट 15 to 35 एज। सोशल मीडिया होने की वजह से क्या है, मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ टिकटॉक, फेसबुक। तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों को अंदर जो अवेयरनेस है उसको फैला रहे हैं। रीट्रीटिंग मिडिल क्लास इन रीट्रीटिंग मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इसमें अभी क्या है, जो रीट्रीटिंग मिडिल इनकम कंट्रीज, उसमें मोरक्को, मादागास्कर में हम देख सकते हैं कि एक रीट्रीट देखा गया है कि जो आपकी कंट्री ट्रांजिशन में है उसमें फेलियर देखा गया है, फिर से वही पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट किया है। तो ये सभी दिक्कत देखने को मिलती है। फिर लीडरलेस कलेक्टिविटी। तो लीडरलेस कलेक्टिविटी क्या होता है कि बिना लीडर के डिसेंट्रलाइज तरीके से डिफरेंट ग्रुप जमा होकर प्रोटेस्ट करती है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब रिसोर्स का जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ चंद लोगों के पास होता है। बाकी डायमेंशंस अगर इसमें देखें तो हम
ध्यान रखिएगा, मेंस में डिफरेंट डायमेंशन से या फिर एक ऐसे आप लिख रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें आपको सोशल डायमेंशन देखना है। सोशल डायमेंशन में अगर देखें जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका क्या रीज़न है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर। पॉलिटिकली अगर देखें तो डिफरेंट रीजन में जो पॉलिटिकल करप्शन है, फिर आपकी जो अनअकाउंटेबिलिटी है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है, वो एक रीज़न बनती है। इलीट पॉलिटिकल सिस्टम रहता है, पावर को एक्वायर कर लिया जाता है बाय द इलीट और बाय द एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट मतलब वही इलीटिज्म जो रहता है। लीगल का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो अभी क्या होता है, हमारे देश में अगर देखें तो प्रोटेस्ट करना या फिर आपका पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक क्या है, लीगल राइट है, जो कि काफ़ी सारे देशों में है, और जहाँ नहीं है वहाँ इलीगल प्रोटेस्ट होता है। इसीलिए प्रोटेस्ट का जो लीगल राइट है दैट नीड्स टू बी एंश्योर्ड, एंड दैट नीड्स टू बी एंश्योर्ड इन अ पीसफुल वे। और जो प्रोटेस्टर्स है दैट ऑल्सो नीड टू एडहेयर, दे हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेस्ट पीसफुली, not to become violent, because if they become violent it will ultimately lead to crushing of the public resources, so public resource crush होगी। ethically देखें तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नीड टू adhere to the ethical principle। तो ethical principle का मतलब क्या हुआ, that is to adhere to democracy, to respect fundamental rights, to solve grievances, to give equality, justice, fairness to the population across all the sections of the society। Internationally if we see, then we can see that a global phenomenon बन गया है ये। In every nation we can see that people are protesting, youth are coming out of their home and showing their frustration। Why? Because government is unable to fulfill the needs and the requirements of the population। Then if we see from economic perspective, or the economic side is very crucial, because it is the root cause of any sort of protest, like poverty, slow poverty reduction, high youth unemployment. If there is employment, it is not so dignified, not so productive, so these things can become the chief cause of any sort of movement। So government has to take measures to reduce poverty, to fasten up poverty reduction, to fasten up employment opportunities, so that youth can remain satisfied, youth can support or legitimize the government, otherwise the government will lose its legitimacy। So that is very crucial in order to have or to maintain political and economic stability in a nation, especially economic stability or social stability, and it can be ensured through economic prosperity in a nation। Next, if you are preparing by yourself at home, so what you can do is you can go through these books, okay? NCERT Sociology class 12, you can go through this class 12 book and you can read these chapters। class 12 का जो है उसमें chapter number 8, and in chapter number 8 you are going to read about social change and development in India। you are going to get the basic ideas। Then political science class 12 book, contemporary world politics, here you are going to get an overview of contemporary world scenarios, okay? Then likewise you have to read different sort of book like economics class 12, sociology class 11, these sort of things। Again, what our team is doing, that we are showing you the connectivity of the different syllabus। the topic is same, but it can be interconnect with different part of your syllabus, like GS1 society, GS2 governance, social justice, vulnerable section, then GS paper 3 economy। In economy we need to discuss about inclusive growth, employment, these sort of things need to be discussed। and remember, these particular keywords, this can be asked in examination already। it was asked in past year question paper। if you see the past year question paper of different year, you will find these terminologies। UPSC and APSC have asked so many times। then GS paper for ethics, so what do we need in governance? it is ethical governance, governance in integrity। when there will be integrity in governance, there will be less corruption, and there will be proper utilization of the public resources for the well-being of the population, okay? Move to next, what needs to be right in the way forward, because you have to suggest way forward as you are going to become a civil servant, so all civil servants have to give solutions also। so in solution you can write the way ahead, the way forward, or need of the hour।
The need of the hour is the main cause of this sort of revolution is economic cause. So what you can do is you can write economic reforms. So what we can write under the head of economic reform, it is to job creation or to create productive jobs, job for perpetuity for people, then vocational training, skill training, then all development of all the three sectors of an economy, that is primary agriculture, fishery, mining, this sort of things. Secondary sector is manufacturing, industry, and tertiary sector is services sector, so that people can employ themselves in different avenues and government can create different avenues by developing country's economy. Next is improving governance and public services. So whatever the provisions are there for public services, it needs to be needs to include everyone. Every person should get better public services like health, like education, like skill training, sanitation, housing, these sort of things, which will remove inequality, unfairness from the society, from the country. So government has to work in this field and have to improve governance like anti-corruption measures, then quality public services like healthcare and education. I have already mentioned these points. Then political inclusion should be there. It should not be there that only the age-old political leaders are leading the nation and they're not able to understand the voice of the youth or the concern of the youth. So what is the need of the hour is ensuring youth participation in political inclusion. Voice of youth, voice of female, voice of farmer, every society, every section of the society needs to be included in the political sphere. Then harnessing digital tools, because digital tools are great equalizer. They are democratizing the system. So digital tool can harness equity, equality, justice, fairness. So it needs to be ensured. Okay, let's see the next article. It is important from IR perspective, and especially South Asia's if we see South Asia's political scenario. In South Asia, there are 8 nations, including India, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Maldives. These are, etc., are within the South Asian region. So, what is the topic now? The topic is that India is closing its tie with Talibani regime. So what is Taliban? The government in Afghanistan is called Taliban. तो जो तालिबान में गवर्नमेंट है अभी उसी के साथ जो इंडिया का रिलेशन है, इंडिया इज ट्राइंग टू फॉर्ज अ बेटर टाई. व्हाई? बिकॉज अफगानिस्तान के साथ कंट्रीज लाइक रशिया, countries like China, countries even Pakistan are closing their ties. So we will left behind. So we cannot remain behind the scene. Because if countries like Pakistan will forge a better relation with Afghanistan, they will use Afghanistan against India. There is high possibility because earlier they forged better relation with Taliban and used different sort of extremist group against India. So India have to have a good tie with Taliban. So now the question here is, Taliban has not been recognized by the Western nations. So here question arises because Talibani government in Afghanistan is not a democratic government. Earlier it was a extremist party or a radical party. So European Union or the other Western nation or the democratic nations, they did not recognize Taliban yet. So इस मुकाम पे अगर इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करता है तो इससे इंडिया को क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड. तो आर्ग्यूमेंट फॉर रिकॉग्निशन, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट इफ इंडिया गिव्स रिकॉग्निशन टू अफगानिस्तान. सो इट विल बी अ प्रैग्मेटिज्म ओवर प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल के जगह में हमें क्या ध्यान देना है? प्रैग्मेटिज्म में, वास्तविकता में ज़्यादा ध्यान देना है. क्योंकि बाकी जो नेशन है हमारे enemy nations like Pakistan is forging better tie with Afghanistan. Then if we recognize Taliban, there will be strategic
Strategic advantage against whom? Against China, Russia, and Iran. So Russia, we are friendly with Russia. We are friendly with China too, but China is unpredictable. Our relation with Iran is also good, but our relation, especially with China and Pakistan, is not good. But Pakistan and China have good ties with Afghanistan. So to counter this, India has to recognize Taliban. दिस सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज गिवन इन दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में ये सभी चीज़ें दी गई है। बायलैटरल टाइज को हम और बेटर कर सकते हैं रिकॉग्नाइज करके, जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स है, सिक्योरिटी मेजर्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर हम क्या है, एक इंटरनेशनल कमिटमेंट की तरह देखें तो हम इंडिया कमिट करते हैं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, तो उस हिसाब से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। प्रो आर्ग्यूमेंट हमने देखा, अभी एंटी आर्ग्यूमेंट हमें देखना है, क्योंकि हमें ये जो आर्टिकल है इसको बैलेंस तरीके से आंसर करना होगा। आइडियोलॉजिकल एक अपोजिशन देखा जा सकता है, बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, बट इन अफगानिस्तान तालिबान इज सो हार्श, it's a non-secular country, rights are being abused by the regime. So these are some of the allegations, and these allegations are continuously raised in international platform. तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इनको रेज किया गया है। तो इससे क्या किया जा सकता है? अभी अगर इंडिया रिकॉग्नाइज करता है तो इंडिया में बी आइसोलेटेड बाय द वेस्टर्न नेशंस, तो उसका एक डर है। पास्ट मिस्टेक हमने देखा है कि हमने पास्ट में आपका जो रिकॉग्निशन है वो नहीं दिया है, तो अभी हम कैसे रिकॉग्निशन दे सकते हैं? तो वो तर्क भी इसमें दिया गया है। डिप्लोमेटिक एक आइसोलेशन हम फेस कर सकते हैं फ्रॉम दी वेस्टर्न नेशंस, या फिर वेस्टर्न नेशंस को एक मौका मिल जाएगा हमें क्रिटिसाइज करने का, तो वो सभी डर इसमें है। बाकी रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये आएगा। तो ये मेन आर्टिकल का मुद्दा यही है, ये जो इस पेज में दिया गया है इन अ जिस्ट फॉर्म। बाकी इसका हम अगर हिस्ट्री देखें तो 1990s के एरा में, तो तालिबान का जब शासन आया था 1996 से लेके 2001 में, तो उस समय क्या है, आपका जो हमारा इंडिया का फ्लाइट था IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था बाई पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप, और इसको कांधार में आपका जो है हाईजैक करके ले जाया गया था। तो कांधार में किस तरीके से ले जाया गया? ऑब्वियसली तालिबान के साथ कुछ रिलेशन रहा होगा, और उसके बाद ये भी सही है कि तालिबान ने मदद किया था इंडिया को, ताकि हम निगोशिएट करके अपनी जो पॉपुलेशन है उनको हम सही सलामत घर वापस ला सकें। तो उस समय पे ऐसा था। पास्ट में अगर रिलेशन देखें 1990 से पहले या फिर 1800 में, तो उस समय रिलेशन हमारा अच्छा था, अभी भी अच्छा है। लेकिन बाकी जो रजीम है वो आपकी नॉन डेमोक्रेटिक होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है। पोस्ट 2001 अगर देखें तो USA ने इंटरवीन किया, उससे तालिबान को हटा दिया गया, और फिर उधर डेमोक्रेसी लाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ अशरफ घानी। उसके बाद इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, एड हमने प्रोवाइड की टू दी पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान। फिर 2021 में क्या हुआ, USA ने विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से, तो फिर से आपकी तालिबान उसमें आ गई। तो तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया, उसके बाद से अभी का मुद्दा है। तो उसके बाद भी हमने अपना ह्यूमैनिटेरियन जो एड है कंटिन्यू रखा, और नो डाउट तालिबान को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन आपके इनफॉर्मली हमने एंगेज किया है उनसे, और जो रिलेशन है उसको बेटर रखा है, और पोस्ट 2021 के बाद एंगेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो हाल ही में 2025 में जो मुत्तकी है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने विजिट किया है। तो इस विजिट से हम देख सकते हैं इंडिया का जो रिलेशन है वो अपग्रेड हो रहा है विथ अफगानिस्तान। और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखें तो रशिया ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है, चाइना पाकिस्तान अच्छा रिलेशन रख रहा है। तो इंडिया अगर पीछे रहता है तो इससे क्या है, इंडिया को प्रॉब्लम आ सकता है। और प्लस जो तालिबान है उसने इंडिया को एश्योर किया है कि वो एंटी टेरर एश्योरेंस देंगे कि उनके ज़मीन से इंडिया के अगेंस्ट कोई टेररिज्म नहीं फैलेगा। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें दोनों देश ध्यान देंगे। तो ये जो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो हम देख सकते हैं। और इसी के साथ आप क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल, इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक, जो ऑलरेडी समझाया है। तो सभी चीज़ों को इसी लाइन में आपको समझना ज़रूरी है। ओके, वे फॉरवर्ड में देखें तो वही है कि हमें फॉर्मल रिकॉग्निशन अगर दे तो दोनों ही साइड हमें देखना ज़रूरी है। बाकी जो भी हम डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, इट नीड्स टू बी कॉशियस कि
रिलेशन भी मेंटेन रहे और ग्लोबल लेवल में भी इंडिया का जो है जो इमेज है वो ख़राब ना हो। तो ये मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजिक टाई मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको बेटर समझ में आई है। कोई डाउट रहता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज और योर कंसर्न। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं डिफरेंट आर्टिकल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।